नमस्कार फ्रेंड्स, मलिक मैथमेटिकल एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, फटाफट से लाइव आ जाइए, हमारे साथ जुड़ जाइए, फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, लाइव आने के बाद वीडियो को लाइक और शेयर कर देना भाई। लाइक करने से आपकी प्रेजेंस का पता लगेगा और शेयर करने से जो आपका फ्रेंड सर्कल है वो इस वीडियो का बेनिफिट उठा पाएगा। तो आ जाइए फ्रेंड्स, फटाफट से लाइव, फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे भाई। आज मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ उसके बारे में बात कर लेते हैं। आज का जो डिस्कशन का टॉपिक भाई HSSC CET 2025 के अंदर जो 26 जुलाई को मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जाम हुआ था भाई। 26 जुलाई को मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर जो एग्जाम हुआ था भाई, उसके कुछ क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए हैं भाई। 5 वीडियो पहले आ चुकी हैं भाई। हर वीडियो के अंदर 10 क्वेश्चन है, ठीक है। ये छठी वीडियो है भाई, इसके अंदर भी भाई 10 ही क्वेश्चन होंगे। क्लियर है? 10 क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं भाई आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं भाई। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर देना भाई। फिर आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं भाई। मीन्स क्वेश्चन नंबर 51 और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है भाई। बड़ा अच्छा क्वेश्चन दे रखे है भाई। ऐसे क्वेश्चन हर जगह मिल जाएंगे भाई आपको। एसएससी के अंदर मिल जाएगा, सीजीएल के अंदर मिल जाएगा, रेलवे के जो भी एग्जाम होते हैं भाई उनके अंदर मिल जाएगा, या कोई भी मतलब जर्नल जिसके अंदर है रीजनिंग आती होगी भाई, हर जगह ये क्वेश्चन मिलेगा भाई आपको। इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा और इसके अंदर करना कुछ नहीं होता भाई। जैसा जैसा वो बोल रहा है विद इन 1 सेकंड का क्वेश्चन होता है। जैसा जैसा वो बोल रहा है भाई वैसा वैसा करते चले जाओ, ठीक है। देखो, मेरे पास वृद्धि करी है उसने किसी भी संख्या में 20% की। इसका मतलब अगर मैं संख्या को क्या मान लूं भाई, 100 मान लेता हूं, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगी भाई, 20% की वृद्धि कर दी उसने पहली तो मेरे पास संख्या क्या बन गई भाई, 120 बन गई, ठीक है। उसके बाद 30% की कमी कर दी भाई। 30% की कमी किस में होगी भाई, जो ये 120 बना है उसके अंदर। इसका मतलब 120 का मेरे पास क्या रह गया, 70% तो रह गया। 120 का क्या रह गया, 70%। क्यों? क्योंकि उसने 30% को हटा दिया इसमें से। हटाने के बाद मेरे पास क्या बच गया, 70% बच गया जी। जो कि मेरे पास 120 का 70% कितना आता है, 84। मेरे पास जो संख्या वो अब कितनी हो गई, 84 हो गई भाई। 84 के अंदर 50% की वृद्धि कर दी भाई। 84 के अंदर 50% की वृद्धि कर दी। इसका मतलब मेरे पास क्या हो गई, 150% हो गई भाई। 84 84 का क्या हो गया भाई, 150% हो गया। या ये बोल सकते हैं कि 150% अगर करेंगे इसका, या सीधा सीधा एक काम कर लो भाई, 50% का इंक्रीमेंट आया है तो 84 गुणा में 50 डिवाइड बाई 100 कर लो, ठीक है। इतना इंक्रीमेंट दे जाएगा तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा भाई, 84 भाग में 2, मेरे पास 42। इसका मतलब 84 प्लस 42 से मेरे पास संख्या बनकर आ जाएगी और वो मेरे पास क्या होगी भाई, 126 होगी। और इसका मतलब जो दी गई संख्या प्रारंभिक मान की तुलना में संख्या में कुल प्रतिशत परिवर्तन पूछा भाई। 100 का क्या बन गया भाई, 126 बन गया। 100 संख्या को क्या लेकर चले थे, प्रारंभिक संख्या को 100 मानकर चले थे। आ गया कितना भाई, 126। कितने परसेंट चेंज हो गया भाई, 26% चेंज हो गया। डी आंसर आ गया। क्या आ गया भाई, डी आंसर, ठीक है। अगर यहाँ आप देखते ना तो आप इस तरीके से भी कर सकते थे। 84 का 150% बन गया मेरे पास, 150% हो गया टोटल, ठीक है। तो 150 करोगे तो ये कट गया, यहाँ से यहाँ 2 आ गया और यहाँ मेरे पास क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है। 2 से कटेगा तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 42। और 42 दिया मेरे पास कितना होता है, 126। वहां से भी 126 आना था, यहाँ से भी 126 आना था। आप चाहते तो यहाँ से जा सकते थे, आप यहाँ से 50% उसके अंदर जोड़ दिया तो यहाँ से भी जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर आना कितना था, 126। और 100 में से 126 चेंज किया है,
मतलब 100 से संख्या बढ़कर कहाँ चली गई भाई 126। तो कितने परसेंट मेरे पास उसका कुल प्रतिशत परिवर्तन हुआ भाई, कितने प्रतिशत हुआ 26%। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत इसके अंदर? कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है भाई इस टाइप के। आगे बढ़ेंगे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 52 क्या दे रखा है भाई? मैथ के क्वेश्चन है भाई। क्या दे रखा है? यदि एक अर्धगोला और एक शंकु का आयतन समान है, ठीक है, और दोनों की त्रिज्या r है तथा शंकु की ऊंचाई h है, तो h का मान r के संदर्भ में ज्ञात कीजिए। मतलब h निकालना है जी, किसकी टर्म्स के अंदर? r की टर्म्स के अंदर। दोनों का आयतन क्या है भाई? सेम है, मतलब दोनों का जो वॉल्यूम है वो क्या है भाई? सेम है। ठीक है, दोनों का वॉल्यूम सेम है। क्लियर है? तो वॉल्यूम का फार्मूला लगा दो भाई। क्या होता है वॉल्यूम का फार्मूला? अगर मैं अर्धगोले के बारे में बात करूं तो उसका होता है भाई 2/3 पाई r क्यूब। और वहीं अगर बात करें भाई किसकी? शंकु की, तो वो किसके बराबर होता है? 1/3 पाई r स्क्वेयर h, ये होता है भाई। ठीक है, तो इक्वल होंगे भाई, क्योंकि समान दे रखे आयतन। तो यहां से जो कटता काट दो, जो बचता वो छोड़ दो। एक 3 से 3 कट गया, पाई से मेरे पास पाई कट गया, आर स्क्वेयर से मेरे पास यहाँ 2 पावर कट के 1 बच जाएगी। ठीक है, तो मेरे पास आ गया भाई, इधर एच बच गया सिर्फ है, और इधर क्या क्या बचा भाई? 2 और आर बच गया, 2 बच गया और आर बच गया, तो यही उत्तर है भाई। एच इक्वल टू क्या आ गया? 2 आर आ गया। कुछ भी नहीं करना था इसके अंदर, जस्ट जो हमारे पास वॉल्यूम्स का क्या होता फार्मूला होता उसको इक्वल रखना था, और कुछ नहीं करना था। एच इक्वल टू 2 आर अपने आप आ गया वहां से काटने पीटने के बाद। तो डी आंसर है भाई इसका। क्या है? डी आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत इसके अंदर? कोई कंफ्यूजन? आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, बात कर सकते हो भाई। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, 180 मीटर की एक लंबी ट्रेन है भाई, 9 सेकंड में पार करती, एक आदमी को 9 सेकंड में पार करती है भाई। 280 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा? ठीक है, एक आदमी को 9 सेकंड में पार करती है, इसका मतलब वहां से क्या आ जाएगी मेरे पास? स्पीड आ जाएगी। स्पीड क्या है मेरे पास फिर? 180, मतलब जो लंबाई है ट्रेन की, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक की होगी भाई डिस्टेंस। इसका मतलब जो डिस्टेंस होगी उसकी स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक हो जाएगी। ठीक है, और कितने टाइम में कर रही है? टाइम दे रखा मुझे, तो स्पीड क्या आ जाएगा? स्पीड आ जाएगी भाई जितनी डिस्टेंस है 180 डिवाइड बाई जितना मेरे पास टाइम है 9 सेकंड। तो मेरे पास क्या आ गया भाई? यहां से स्पीड आ गई भाई उसकी 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड आ गई भाई। अब क्या पूछ रहा है? 280 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा? पार करने का मतलब होता है भाई जब एंड वो स्टार्ट करी, मतलब उसने प्लेटफॉर्म के अंदर एंट्री ली, और फिर लास्ट जो उसका जो भी डिब्बा था वो प्लेटफॉर्म से एग्जिट हुआ। इसका मतलब है जो आदमी था उसके अंदर भाई दोनों की जो मीन्स डिस्टेंस थी या लंबाई थी वो ऐड नहीं हो रही थी। बट इसके अंदर क्या हो जाएगा भाई? 180 के अंदर है ये 280 और ऐड हो जाएगा। 280, 180 के अंदर है 280 जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है वो और ऐड हो जाएगी। तो टोटल जो मेरे पास डिस्टेंस बनेगी ये बन जाएगी 0, 8 और 8 16, 3 और 1 4, 460 बन जाएगी। ये ऐड क्यों किया भाई? क्योंकि मेरे पास प्लेटफॉर्म की खुद की 280 मीटर लंबाई है। एक तो स्टार्टिंग में जब मेरे पास पहला जो भी डिब्बा है
या इंजन है ट्रेन का, जब प्लेटफॉर्म पर एंटर किया, इसका मतलब है वो जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म के अंदर आ चुकी है भाई। और जब लास्ट डिब्बा उसका एग्जिट होगा, तभी हम क्या बोलेंगे कि उसने पार कर लिया भाई प्लेटफॉर्म को। तो इसका मतलब है मेरे पास यहां से जो भी मेरे पास कंप्लीट डिस्टेंस है, यहां से लेकर जो मेरे पास ट्रेन की भी डिस्टेंस है, वो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। और वो क्या आएगी, 460 मीटर आ जाएगी भाई। 460 मीटर। अब तो मैं क्या जानता हूं भाई, 20 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड है, 460 मीटर मेरे पास क्या है भाई, डिस्टेंस है। तो टाइम निकालना, निकाल दो। टाइम क्या होता है, जो डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, मेरे पास टाइम आ जाएगा। किसके बराबर, 0 से 0 कैंसल आउट हो गया, यहाँ 2 से मेरे पास किसके बराबर आ गया, 2 और 3 आ गया। ठीक है, तो 23 सेकंड के अंदर क्या कर जाएगा भाई, 23 सेकंड टाइम आ गया भाई। 23 सेकंड में वो प्लेटफॉर्म को क्या कर जाएगी भाई, प्लेटफॉर्म को पार कर जाएगी। ठीक है, क्लियर है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है भाई। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है भाई। कोई डाउट है, कंफ्यूजन है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो भाई। चलिए आगे आ गया भाई क्वेश्चन जो है साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा घुमा रखा है भाई। लेकिन अगर आपने फार्मूले आवे हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है, अगर आपको फार्मूले आते हैं फिर कोई भी दिक्कत नहीं है। देखो क्या दे रखा है, एक धनराशि को साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए निवेशित किया जाता है, निवेश कर दिया भाई, जिसका 1200 ब्याज प्राप्त होता है भाई, 1200 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। यदि वही धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए निवेश की जाए तो 840 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। मूलधन और ब्याज दर बतानी है भाई। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना भाई, दोनों के अंदर दो जो भी ब्याज दर है वो सेम है। ब्याज दर क्या है भाई, सेम है दोनों के अंदर। ठीक है, क्लियर है। अब हमें एक्चुअल में करना क्या है, यहां से क्या कर लेते हैं भाई, प्रिंसिपल को पी मान लो, और जो भी रेट निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज दर निकालनी है, उसको आर मान लो। दोनों का फार्मूला लेकर इक्वल पुट कर लो, जो जो यहाँ वैल्यू दे रखी है भाई उसके बराबर पुट कर दो। जैसे क्या दे रखा है भाई, यहाँ 1200 दे रखा है, यहाँ से कुछ पी इंटू आर कुछ वैल्यू आ जाएगी भाई पी और आर की, और उसका यूज हमें इसके अंदर कर देंगे भाई, किसके अंदर है, चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर। तो वहां से मेरे पास अलग से पी आ जाएगा और फिर आर आ जाएगा भाई। ठीक है, देखो कैसे करते हैं। हमने क्या मान लिया भाई, पी मान लिया प्रिंसिपल को या मूलधन को, आर मान लिया किसका, किसको भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट को। अब एक चीज ध्यान देखो दो भाई, अगर मैं साधारण ब्याज के बारे में बात करूं तो उसका जो फार्मूला होता है वो किसके बराबर होता है भाई, प्रिंसिपल इनटू में रेट इनटू में टाइम डिवाइड बाय मेरे पास 100 के बराबर होता है। क्लियर है ये बात। एसआई के बारे में मुझे पता है जी, साधारण ब्याज मेरे को क्या प्राप्त हो रहा है, 1200 प्राप्त हो रहा है, तो एसआई मेरे पास 1200 आ गया। ठीक है, यहां से टाइम का मेरा पता है भाई मुझे, मेरे पास 3 साल है, तो P इंटू आर डिवाइड बाई 100 इंटू में 3, मेरे पास ये आ गया। अगर यहाँ से P इंटू आर की वैल्यू निकालूं तो वो मेरे पास किसके बराबर आ जाएगी भाई, ये 3/100 इस साइड गुणा में उस साइड जाकर भाग में होगा, तो मेरे पास ये आ जाएगा भाई 1200 गुणा में 100 डिवाइड बाई 3, तो कटने के बाद आ जाएगा ये 40,000 भाई। मतलब मेरे पास जो प्रिंसिपल और रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो मल्टीप्लाई अगर उनकी करते हैं तो वो मेरे पास 40,000 के बराबर आता है भाई। ठीक है, इसका आगे यूज करेंगे भाई, कैसे यूज करेंगे वो भी बताऊंगा।
अब क्या कर लेते हैं भाई, जो हमारे पास चक्रवर्ती ब्याज होता है उसका फार्मूला और लिखवा दो मुझे। मेरे पास वो किसके बराबर होता है, अमाउंट के बराबर आता है भाई, P इंटू में 1 + R/100 डिवाइड बाई मेरे पास क्या आता है भाई, सॉरी पावर के अंदर मेरे पास क्या आता है भाई, टाइम। ठीक है। अच्छा, अमाउंट मेरे पास क्या है भाई, P + 840 है। क्यों? क्योंकि यदि वही धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर जो यहां से मेरे को प्राप्त हुई थी, वही धनराशि अब हमने क्या लगानी है भाई, 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज पर देनी है। ठीक है। तो इसका मतलब P + 840 मेरे पास क्या आ गया, क्योंकि एक सेकेंड, एक सेकेंड, अमाउंट है भाई ये मेरे पास, अमाउंट एक्चुअल में P इंटू में 1 + R/100 पावर ऑफ टाइम, इस तरीके से निकल कर आता है। और अमाउंट मेरे पास क्या है भाई, जो भी मेरे पास प्रिंसिपल है, जो मूलधन दिया है उसमें 840 अगर जोड़ देते हैं तब मेरे पास ये निकल कर आएगा, क्योंकि हमें ब्याज क्या प्राप्त हुआ मूलधन पर भाई, 840 रुपए। ठीक है। तो P + 840 आएगा, अमाउंट आएगी भाई जो फाइनल मेरे पास चक्रवृद्धि ब्याज के बाद प्राप्त होती है। क्लियर है? ये A जो है वो अमाउंट है भाई। ठीक है। यहां से P मेरे पास आ जाएगा 1 + R/100 आ जाएगा, और टाइम मेरे पास दे रखा है जी 2 वर्ष। अब देख लो क्या आएगा, अगर इनको सोल्व आउट करूंगा इस इक्वेशन को, तो मेरे पास आ जाएगा भाई, इस साइड 840 बच गया, उस साइड अगर जाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा, आप चाहो तो सोल्व आउट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, 2PR डिवाइड बाई 100 प्लस PR² डिवाइड बाई 10,000, ये आ जाएगा भाई। ठीक है। क्या किया एक्चुअल में, इसका स्क्वायर ओपन कर दिया, स्क्वायर ओपन करने के बाद जो कुछ भी कट पिट रहा था उसको काट दिया भाई, और मेरे पास फाइनल जो आंसर आना था उसको हमने रख लिया। क्यों? क्योंकि जब हम पी को यहाँ मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसको करेंगे तो पी दोनों साइड से कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है। तो मेरे पास 840 है, और R/100 इसका स्क्वायर, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, और गुणा में क्या है, P हो जाएगा। ठीक है। तो मेरे पास ये आ जाएगा। अब P इंटू R की वैल्यू मेरे को पता है जी, 40,000 के बराबर है, ये आ रही थी। ठीक है। तो इसके अंदर P इंटू R की वैल्यू पुट कर दो दोनों के अंदर। अच्छा, एक R यहाँ एक्स्ट्रा है मल्टीप्लाई के अंदर, वो रह जाएगा। इसका मतलब मेरे पास ये कुल मिलाकर क्या आ जाएगा भाई, 840 जी। ठीक है। इक्वल में 40,000 इंटू में 2, तो इसी को 80,000 कर देता हूं मैं, डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। प्लस में मेरे पास क्या आ जाएगा भाई, पी आर की वैल्यू है भाई 40,000, कितनी है, 40,000। ठीक है। इनटू में आर एज इट इज, डिवाइड बाई मेरे पास क्या आ जाएगा, डिवाइड बाई यहाँ कितना है भाई, 10,000। ठीक है। 40,000 की चारों जीरो यहाँ से क्या हो गई भाई, कैंसल आउट हो गई मेरे पास, तो यहाँ से 4R आ गए। ये 2 जीरो कैंसल आउट कर दो तो ये आ गया मेरे पास, यहाँ आ गया जी 840 माइनस 800 इक्वल टू 4R। इसका मतलब R की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर आ गई जी, 10 के बराबर आ गई। और R था क्या भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट था, इसका मतलब 10% आ गया जी। जो ऑप्शन के अंदर 10% दे रखा है उसी को टिक कर दो भाई। ठीक है। अगर ये ऐसे ना समझ आए तो आर की वैल्यू को पी इंटू आर मेरे पास किसके बराबर होना है, 40,000 के बराबर होना है जी। ठीक है। आर की वैल्यू 10 आ ली तो पी की वैल्यू क्या बच गई, 4,000 ही बच गई भाई। तो इसका मेरे पास क्या आंसर आएगा, सी ऑप्शन आएगा भाई। इस तरीके से हम काम करेंगे। अगर आपको क्या आता है भाई,
चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का फार्मूला आता है, और जो अमाउंट फाइनल आती है वो किस तरीके से निकालते हैं, अगर इसका पता है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व आउट कर सकते हो भाई। डायरेक्ट किस पर बेस्ड है, फार्मूला बेस्ड है और कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 55 पर बात करेंगे भाई। क्या कह रहा है, मूल भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार थे और वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं। पहले कितने थे भाई मूल अधिकार, अब कितने हैं, उसके बारे में बताना भाई। ठीक है, बताना बताना भाई जरा पहले कितने थे और अब कितने हैं। तो भाई पहले तो थे 7, और अब कितने हैं भाई, 6 है। पहले थे 7, अब कितने मूल अधिकार हैं भाई, 6 हैं। तो 7 और 6, सी ऑप्शन इसका क्या भाई, करेक्ट है। सी ऑप्शन इसका क्या भाई, करेक्ट है। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 56 भाई, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है, जो भी जर्नल मेरे पास पेपर आता है उसका ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसके अंदर इस टाइप के क्वेश्चन ना आए हो। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसके अंदर इस टाइप के क्वेश्चन ना आए हो। जो भी जर्नल पेपर मेरे पास जर्नल जो भी नौकरी के लिए, सिंपल नौकरी के लिए, छोटी नौकरी के लिए होता है, सीडी ग्रुप के लिए होता है, हर जगह ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा। दोनों मिलेंगे, और एचसीएफ एलसीएम का भी और ये बाल्टी वाला भी भाई। ठीक है, इनके अंदर करना कुछ नहीं होता भाई। एचसीएफ एलसीएम वाला तो मैंने पहले भी करवा रखा भाई, मेरी वीडियो के अंदर भी मिल जाएगा जो एचसीएफ और एलसीएम की है। आप वहां जाकर भी आसानी से हर टाइप के एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन करवाए थे भाई मैंने, वहां जाकर आप आसानी से देख सकते हो भाई। ठीक है, देखो क्या एक्चुअल में दे रखा है उसके बारे में बात करेंगे। देखो एक बाल्टी दे दी भाई, उसकी क्षमता का 3/8 भागे पानी से भरा जाता है। फिर उसमें से वर्तमान पानी 1/2 भाग निकाल दिया लिया जाता है। इसके बाद बाल्टी की कुल क्षमता के 1/4 के बराबर पानी डाल दिया जाता है। अंत में बाल्टी में जो कुल पानी है उसका 1/3 निकाल लिया जाता है। तो बाल्टी की मूल क्षमता का कितना भाग पानी से भरा हुआ शेष रहेगा। मतलब हमने ये देखना है कि कितना भाग पानी से भरा हुआ शेष रहेगा, मतलब कितने भाग के अंदर पानी है। ये चीज हमने नोटिस करनी है, ये चीज हमने बतानी है। जैसा जैसा बोल रहा है हमने बताना भाई पानी कितना बचेगा। ठीक है, तो उसी तरीके से जो जो दे रखा है जिसमें पानी बच रहा है वो लिखते चले जाओ। जैसे क्या कह रहा है भाई, एक बाल्टी के अंदर 3/8 पानी भरा है, तो मतलब भरा कितना भाई, 3/8 पानी। ठीक है, आधा पानी निकाल दिया भाई, इसका मतलब आधा बच गया। 3/8 का जो आधा है वो मेरे पास बचा हुआ पानी है भाई, जो कि किसके बराबर है, 3/16 भाग मेरे पास अब भी बाल्टी के अंदर है। 1/4 भाग मेरे पास क्या कर दिया भाई, पानी डाला जाता है, मतलब ऐड कर दिया कितना, 1/4 भाग। ठीक है, तो 3/16 के अंदर ऐड कर दो भाई 1/4। ठीक है, कुल क्षमता का करना है भाई, कुल क्षमता का 1/4 बराबर पानी डाला जाता है। ये बात जरूर ध्यान रखना, इसलिए 1/4 आया भाई। ठीक है, तो टोटल मेरे पास यहाँ कितना हो जाएगा, जब दोनों को जोड़ेंगे तो 7/16 आ जाएगा। बाल्टी में जो कुल पानी है उसका जो पानी बच रहा है उसका 1/3 भाग निकाल दिया जाता है। इसका मतलब जो बचा हुआ पोर्शन है वो क्या हो गया, 1/3 भाग निकाल दिया, तो 2/3 भाग नहीं बच गया उसके अंदर, पानी के अंदर जो भी बाल्टी के अंदर पानी बच रहा है उसका 2/3 भाग बच गया। इसका मतलब 7/16 गुणा 2/3 भाग मेरे पास बच रहा है भाई, और वो किसके बराबर है, यहां से काट दो भाई,
16 आउट कर लो तो 7/24 आ जाएगा। 7/24 भाग मेरे पास है बाल्टी की मूल अक्षमता का पानी क्या हुआ है भाई, शेष बचा हुआ है। मीन 7/24वां भाग है उस बाल्टी का के अंदर पानी है। यू आंसर आ गया भाई, सी ऑप्शन आ गया। कुछ नहीं करना था, जैसा जैसा वो बोल रहा था वैसा वैसा करते चले जाना था। जैसा जैसा उसने बोला वैसा वैसा मैं लिखता चला गया और आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 पर बात करेंगे। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए और ए और बी के बारे में आपसे पूछे, ठीक है, तो ऑप्शन से चले जाओ, उससे आसान कुछ नहीं है। क्या है, मेरे पास एलसीएम तो 84 दे दिया, एचसीएफ मेरे पास 7 के बराबर दे दिया। ठीक है, एचसीएफ मेरे पास 7 के बराबर है और एलसीएम मेरे पास किसके बराबर है भाई, 84 के बराबर है। ऐसी संख्याएं ढूंढनी है। देखो 28 और 42 ये मेरे पास जो ए और बी है वो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इनका एचसीएफ है मेरे पास एक दो जो है टू, क्योंकि दोनों इवन संख्याएं हैं तो टू से दोनों डिवाइड होंगी, तो एचसीएफ मेरे पास टू का मल्टीपल आएगा, कुछ ना कुछ जो भी आएगा वो टू का मल्टीपल आएगा। लेकिन एचसीएफ तो क्या दे रखा है, 7 दे रखा है भाई, टू का मल्टीपल नहीं है। इसका मतलब ये पेयर नहीं हो सकता। ठीक है, 7 और 12 भी नहीं हो सकता क्योंकि इनका एचसीएफ मेरे पास 1 के बराबर है, 7 के बराबर नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। 14 और 21 भी नहीं हो सकता भाई, इनका एचसीएफ तो 7 आ जाएगा, बट एलसीएम के बारे में बात करें तो 42 है, वो छोटी से छोटी संख्या है जो दोनों से कट रही है भाई, दोनों से पूर्णतः भाग हो रही है। तो इसका मतलब डी भी नहीं हो सकता भाई, क्योंकि एलसीएम 84 होना चाहिए था भाई। ठीक है, इसका मतलब मेरे पास एक ही ऑप्शन बच गया, सी। आप देख लो, मेरे पास एलसीएम क्या है, 84 है। हाँ जी, 21 और 28 का एलसीएम 84 आएगा, निकाल के देख सकते हो आराम से। इन दोनों का मेरे पास एचसीएफ क्या है, 7 है। हाँ जी 7 है, तो यही पेयर है मेरे पास। जिस पेयर के बारे में ये पूछ रहे थे यही पेयर है भाई। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट इसके अंदर? चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कंट्रोवर्सी वाला क्वेश्चन है भाई, वैसे कंट्रोवर्सी का क्वेश्चन है। देखो क्या है, कल्पना कीजिए कि आपके पास 3 एक जैसे घनाकार पात्र हैं। 3 एक जैसे घनाकार पात्र हैं भाई, प्रत्येक की भुजा क्या है भाई, 10 सेंटीमीटर है। इन तीनों को एक के ऊपर एक रख दिया गया है भाई। ठीक है, तो इस संरचना के कुल बाहरी बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा ये बताना है। देखो मेरे पास क्या है भाई, इस तरीके से बना लो भाई, 3 बन जाएंगे, एक के ऊपर एक रख दो। ठीक है, एक हो गया भाई, दूसरा और बना लो भाई, 2 हो गए भाई, तीसरा और बना दो भाई। कुछ नहीं, थोड़ा सा आपने ध्यान देना था, बाकी इसके इस क्वेश्चन के अंदर भी कुछ नहीं है भाई। 3 बना दो भाई। ठीक है, पहले एक चीज ध्यान से देखो, इसने क्या बोला, बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। एक के ऊपर एक रखने के बाद एक स्तंभ बना है, उसके बाद बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। देखो जब मैंने इनको इस तरीके से रखा तो ये वाला फेस और इसका ये मीन्स नीचे वाले का ऊपर वाला फेस कट गया। ऊपर वाले का फेस क्यों कट गया, क्योंकि हमने वो क्या आ गया, अंदर आ गया भाई, और अंदर आ गया
तो मेरे पास वो ऑटोमेटिक क्या हो गया, हमने क्या बताना है, बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। इसका मतलब है वो खत्म हो गया। उसी तरीके से मेरे पास जो बीच वाला है, इसकी जो ऊपर और नीचे का, दोनों का मेरे पास जो भी ये फेस है वो क्या हो गया भाई, खत्म हो गया। दोनों फेस क्या हो गए, खत्म हो गए। कारण, क्योंकि मेरे पास क्या है भाई, दोनों ऊपर भी और नीचे भी, दोनों मेरे पास एक ऊपर भी घनाकार पात्र है और एक नीचे भी घनाकार पात्र है। बाहर ही मेरे पास पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब बाहर है, कितने मेरे पास है फेस आएंगे, नीचे वाले के 5 आ जाएंगे, बीच वाले के 4 फेस बचेंगे भाई, ऊपर वाले के भी क्या आ जाएंगे भाई, 5 फेस आ जाएंगे, क्योंकि इसका जो नीचे वाला मेरे पास फेस है वो कट जाएगा, वो बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंदर नहीं आएगा। ठीक है। तो भाई इसका जो इसका, अब एक बात और देख लेते हैं भाई। मेरे पास क्या है भाई, भुजा कितनी है, 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब अगर मैं इसका किसी भी एक फेस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालूं, तो वो क्या आ जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर मैं निकालूं, तो मेरे पास क्या बनेगा भाई, भुजा गुणा भुजा आएगा, मतलब 100 सेंटीमीटर स्क्वेयर आ जाएगा। ठीक है। टोटल फेस कितने हैं भाई, 5 निचले वाले के पास है, 4 बीच वाले के पास है और 5 ऊपर वाले के पास है। तो टोटल मेरे पास फेस है जी 14। एक का पृष्ठीय क्षेत्रफल है 100, तो 14 का कितना हो जाएगा, 1400 सेंटीमीटर स्क्वेयर। यही आंसर है भाई। इसके अंदर नहीं दे रखा है तो हमें उत्तर नहीं देना चाहते पर टिक करना पड़ेगा भाई। इसके अंदर उत्तर नहीं दे रखा है भाई, तो इसके अंदर है, ऑप्शन के अंदर है, आप क्या टिक करोगे वो आपको अब या तो HSSC बताएगा भाई, या मेरे अकॉर्डिंग जो इसका आंसर बन रहा है भाई वो 1400 सेंटीमीटर स्क्वायर बन रहा है भाई। ठीक है, क्लियर है। इसका जो आंसर बन रहा है भाई, एग्जैक्ट जो आंसर बन रहा है वो 1400 सेंटीमीटर स्क्वायर बन रहा है भाई मेरे अकॉर्डिंग, पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं दे रखे है भाई, ऑप्शन नहीं दे रखे है भाई हमारे पास। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय संगठन और उसके मुख्यालय का युग्म सही नहीं है। यूनेस्को पेरिस फ्रांस के अंदर है, हाँ जी। ठीक है, हमने ये बताना कि युग्म सही नहीं है। ठीक है। अच्छा, यूएन, न्यूरो, यूएसए, संयुक्त राष्ट्र, न्यूरोक, अमेरिका। यस जी, ये भी सही है। IAEA जो हेग वाला है वो नीदरलैंड के अंदर है। नहीं जी, ये वाली बात तो गलत है, ये तो ऑस्ट्रिया के अंदर है, ऑस्ट्रिया। ये वाला जो देश है इसके अंदर है। ठीक है, इसका मतलब यही वाला जो युग्म है वो गलत है फिर। हाँ, FAO रोम इटली, ये भी ठीक है भाई। तो मेरे पास जो ऑप्शन है भाई, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, क्योंकि गलत बताना था, और गलत जो मेरे पास युग्म दे रखा है ऑप्शन नंबर सी के अंदर दे रखा है भाई। ठीक है, चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर सेट 60 आ गया भाई। हरियाणा में उत्पन्न होने वाली देसी पशु नस्लों में से सही युग्म की पहचान कीजिए भाई। गिर गाय, जाफराबादी, भैंस। भाई सीधी सी एक बात है, अगर भैंस की बात आ गई, पशु नस्ल के बारे में बात आ गई और भैंस की बात आ गई, तो हरियाणा की जो मुर्रा नस्ल है भाई वो फेमस है। और हरियाणा जो गाय है, देसी जो गाय बोलते हैं भाई, वो फेमस है।
तो इसका मतलब सीधी सी बात है भाई, मुर्रा भैंस वाला ऑप्शन आएगा आएगा। तो बी ऑप्शन मेरे पास क्या होगा भाई, करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन का क्या आएगा भाई, बी ऑप्शन करेक्ट आएगा। ठीक है। अगर इसमें डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप मेरे किसी भी प्रकार के किसी भी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हो भाई। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, साथ के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी जो न्यू कमिंग वीडियो है उसका भी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।